नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ में हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर। सबसे पहले आपको बताएंगे अयोध्या में 30 अप्रैल को श्री रामलला मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। 18 मूर्तियों को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। जून में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अक्टूबर 2025 तक मंदिर का काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है और योगी सरकार की रहनुमाई में मंदिर का काम चल रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या का वो माहौल फिर से राममय होने जा रहा है। जिस तरह से 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से एक बार फिर से जून माह में प्राण प्रतिष्ठा का दौर शुरू होगा। और इस बार रामलला के पूरे परिवार के साथ यानी राम दरबार की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जो कि राजस्थान में मकराना मार्बल के द्वारा बनाई जा रही है। वहीं पर जिस तरह से रामनवमी के दिन सूर्य से अभिषेक हुआ रामलला का, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने बताया कि ये जो सूर्य तिलक हुआ है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा थी, जिस पर लगातार प्रयास करने के बाद ये सफल हुआ है। वहीं पर मंदिर के 4 प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे, जो कि त्रेता युगीन नाम रखे जाएंगे। तो कुल मिला के बात करें तो एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार होगी। करीब 18 मूर्तियां राजस्थान से अयोध्या लाई जाएंगी और यहाँ पर वो निश्चित समय यानी 30 अप्रैल अक्षय तृतीया को यहाँ पर निश्चित स्थान पर वो स्थापित की जाएंगी। जी ठीक है अनिल, आप नजर बना रखिए। खबर पर आगे जो अपडेट होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इसके बाद अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर 7 सोसाइटियों पर लापरवाही बरतने के मामले में बड़ा एक्शन अथॉरिटी की तरफ से लिया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट में लापरवाही के बाद ये FIR दर्ज की गई। सोसाइटियों ने बिना ट्रीटमेंट के पानी छोड़ा था। प्रदूषण फैलाने पर सोसाइटियों पर एक्शन हुआ है और प्राधिकरण ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नोएडा से, जहां पर सीवेज ट्रीटमेंट में लापरवाही पर FIR दर्ज की गई है 7 हाउसिंग सोसाइटियों पर। और सोसाइटियों ने बिना ट्रीटमेंट के पानी छोड़ा। प्रदूषण फैलाने पर सोसाइटियों पर यह एक्शन लिया गया है। प्राधिकरण ने 1 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे नोएडा से जुड़ गए। महेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बड़ा हैरान करने वाला मामला है। ये वो तमाम सोसाइटी है जहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एलिट क्लास के लोग रहते हैं। वो सोसाइटी के जो लोग हैं, अपना जो गंदा पानी होता है, यानी कि जो सोसाइटी का गंदा सीवेज का पानी होता है, वो डायरेक्ट नाले में बहा रहे थे और लगातार प्रदूषण फैला रहे थे। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण की जब नजर पड़ी तो नोएडा प्राधिकरण ने 7 जो सोसाइटी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है नोएडा के अलग अलग थाने में। और ये तमाम वो सोसाइटी हैं जहां मेंटेनेंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए बाहर से लिया जाता है, मगर उसके बावजूद भी जब जांच की गई तो ये पता चला कि नियमों का उल्लंघन कर जो सोसाइटी का वेस्टेज वाटर होता है, जो वेस्टेज ट्रीटमेंट वाटर होता है, वो डायरेक्ट नाले में बहाया जा रहा था। जब नाले में बहाया जा रहा था तो बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिससे आसपास के जो लोग थे, जो आवासीय रेसिडेंशियल एरिया जो वहाँ लोग रहते थे, वो काफी परेशान हुए। तो उन्होंने शिकायत दी नोएडा प्राधिकरण को। नोएडा प्राधिकरण के जो CEO है लोकेशम, वो जब मौके पर गए तो वो देख के हैरान हो गए कि कैसे सोसाइटी के जो लोग हैं और जो पूरी सोसाइटी है, एक दो सोसाइटी नहीं, तकरीबन 7 सोसाइटी ऐसी हैं जो अपने सोसाइटी का गंदा पानी वो डायरेक्ट नाले में बहा रहे थे। इससे काफी लोगों को परेशानी हो रही थी। और ऐसे में NGT का साफ तौर पे आदेश है पूरे देश में कि किसी भी नाले में, चाहे वो छोटा नाला हो बड़ा नाला हो, उसमें आप डायरेक्ट कोई गंदा पानी नहीं मिला सकते, क्योंकि आपको पता ही है पूरे देश में जिस तरीके से पानी की किल्लत है या साफ पानी पीने की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसे में ये आदेश दिया गया था कि किसी भी सोसाइटी या किसी भी फैक्ट्री का जो गंदा पानी है डायरेक्ट नाले में नहीं मिलाया जाएगा। तो ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने 7 सोसाइटी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख और 20,000 रुपए का चालान भी किया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से, चाहे नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, पूरा NCR की बात करें, हर जगह पानी की काफी शॉर्टेज है और लगातार जो पानी है उसको मिलावट किया जाता है। तो ऐसे में ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सबक का कारण भी बनेगा कि नोएडा के साथ जो ग्रेटर नोएडा या अन्य सोसाइटी हैं वो कहीं ना कहीं हरकत में आएंगे। मगर ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो तमाम सोसाइटी हैं वो हरकत में नहीं आते। सोसाइटी का जो गंदा पानी है, कूड़ा है, कचरा है,
वो सड़कों में फैला देते हैं। और ऐसे में जो RW अध्यक्ष होते हैं, जो पूरे सोसाइटी के प्रेसिडेंट होते हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि सबकी पूरा जो मेंटेनेंस का एक तरीके से कह सकते हैं जिम्मेदारी जो होती है AO की होती है, RW अध्यक्ष की होती है, क्योंकि वो बाहर से पर मंथ 2.5 से 5,000 रुपए पर मंथ लेके हैं और एक सोसाइटी में तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से अगर एक परिवार से 5,000 लेते हैं तो लाखों करोड़ रुपए वो हर महीना कमाते हैं। मगर जब साफ सफाई की बात आती है, अभियान की बात आती है, मूलभूत सुविधाओं की देने की बात आती है, समाज में अपनी भागीदारी की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो पीछे हटते नजर आते हैं। तो ये मुकदमा एक तरीके से कह सकते हैं कि बाकी बिल्डरों और जो बाकी सोसाइटी के लोग हैं उनकी आंख खोलेगी। और लगातार ऐसी कार्रवाई हम भी चाहते हैं, हम भी अपेक्षा करते हैं कि नोएडा प्राधिकरण करे और कोई भी जो सोसाइटी का गंदा पानी होता है या जो वेस्टेज होता है वो डायरेक्ट कहीं ना फेंके। जो एक पूरा प्रोसेस होता है, STP वाटर का जो प्लांट लगा रहता है बकायदा, उसमें वो पानी साफ किया जाता है, उसके बाद उसको जी। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। हालांकि जिन लोगों ने सोसाइटी डेवलप की, ये सवाल उन लोगों से भी पूछा जाना चाहिए कि सोसाइटी डेवलप करते समय सीवेज का प्लांट क्यों नहीं लगाया गया। सोसाइटी बना के उन्होंने लोगों को बेच दिया, लोगों के सामने विकल्प नहीं है वहाँ पर। जिसने सोसाइटी बनाई है उस पर भी FIR होनी चाहिए। अगली खबर कानपुर से आपको बताएंगे, जहाँ पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक नाबालिग बच्ची को कार से अगवा करके उसके साथ गैंगरेप किया गया। घर से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की गई है। उसके बाद नाबालिग को गांव में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। फिलहाल घाटमपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप जैसी संगीन वारदात अंजाम दी गई है। जेबा पूरी खबर बता रही है। जेबा, क्या जानकारी है? देखिए, कल जो है घाटमपुर जो थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत सजेती एक गांव पड़ता है। वहां पर एक नाबालिग लड़की जो है वो अपने खेत से घर की तरफ जा रही थी, तभी रात में उसको 4 लड़कों ने घसीटकर गाड़ी में बिठा लिया और उसके बाद में जो है गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, ऐसा उस लड़की का आरोप है। उसके बाद में ये चारों लोग उसके साथ दरिंदगी करके और उसको खेत में फेंक कर जंगल में और फरार हो जाते हैं। उसके बाद में वो लड़की जो है वो रात भर जंगल में भटकती है, रास्ता ढूंढती है और सुबह जो है वो एक पास के गांव में पहुंचती है। तब वहाँ उसको नंबर याद था और उसने अपने जो परिजन है उनको सूचना दी और इस पूरे मामले की जो घटना है वो घाटमपुर थाना क्षेत्र में जो है दर्ज कराई। वहाँ पूछताछ में लड़की अपने होश हवास खो बैठी है और उस नाबालिग जो लड़की है उसने बताया कि पहले इन लोगों ने जो है उसको शराब पिलाई और उसके बाद में इसे जो है रेप की घटना को अंजाम दिया। और अभी भी जो पूछताछ है उसमें उसका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है और इस तरीके की घटना से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा पुलिस अधिकारियों का कहना है। वो बार बार अपने बयान बदल रही है और इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और जो पुलिस की टीम है वो लगभग 6 टीमें हैं, रवाना कर दी गई है। और लड़की जो है नाबालिग, उसने बताया है कि उसमें उस गाड़ी में एक शख्स ऐसा मौजूद था जो उसकी पहचान का था और उसका नाम सत्यम था और वो बार बार उससे यही कह रहा था कि तुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है, आज बताता हूँ। और इसके बाद में जो है पुलिस की 6 टीमें जो है वो निकल गई हैं जो आरोपी हैं उनको ढूंढने के लिए। और जो अभी तक जो नाबालिग लड़की जो बयान दे रही है उसमें कई बार बयान जो है उसने बदले हैं। उसको लेकर कहना है वहाँ पे अधिकारियों का कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब वो मेंटली तौर पर पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी तब इस मामले में एक बार और उससे बयान लिया जाएगा। जी बताएं। क्या ये पता चल पाया है कि वो लोग जिन्होंने रेप का ये जघन्य अपराध किया है लोकल लड़के हैं या कहीं के बाहर के हैं? लड़की कुछ बता पाई है? देखिए, जो भी अभी तक उस लड़की को पूछताछ में बताया है वो यही बताया है कि वो जो लड़के हैं उसमें से सिर्फ वो एक को पहचानती है, वो जो भी है वो उसके गांव का है जिसका नाम सत्यम है और बाकी और लड़कों को वो नहीं जानती है। गैंगरेप की घटना में टोटल उसने 4 लोगों को बताया है कि 4 लोग शामिल थे और वो जो खेत से है वो अपने घर जा रही थी तब ये घटना को अंजाम दिया। उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा दिया और उसके बाद में ले जाकर उसको गाड़ी में जबरदस्ती शराब पिलाई। उसके बाद में जब लड़की वो नशे में हो गई तब उसके साथ इस दरिंदगी को उन चारों ने अंजाम दिया। जी ठीक है जेबा, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताएंगे, जहां पर सास और दामाद का अनोखा प्रेम देखने को मिला। मोहब्बत में सास ऐसी डूब गई कि वो दामाद के साथ फरार हो गई।
मामला अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र का है। दामाद और सास घर से फरार हो गए। लाखों की नकदी और ज्वेलरी लेकर सास अपने दामाद के साथ फरार हुई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़ से, जहां पर सास और दामाद प्यार में अंधे हो गए और मां ने अपनी बेटी का घर ही उजाड़ दिया। अपने दामाद को लेकर सास जो थी वो फरार हो गई। प्रदीप अलीगढ़ से हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला जो 6 तारीख का है, 16 तारीख को एक बेटी की शादी होनी थी। शादी तय हो चुकी थी थाना दादर क्षेत्र के एक युवक के साथ में, लेकिन 6 तारीख को उसकी मां यानी कि होने वाली सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई और ये दोनों अपने घरों से अलग अलग समय पे निकले ताकि किसी को शक न हो। जब लड़के के परिजनों ने ससुराल में फोन करके जानकारी की, पता किया कि लड़का वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, तब जाके पूरे मामले की जानकारी हुई। ऐसा बताया जाता है कि जो लड़की का पिता है उसका कहना है कि वह पड़ता था और कभी कभार घर पे आना था और इस बेटी की शादी तय की हुई 3 महीने हुए, तो 3 महीने पहले शादी का रिश्ता तय किया था और आगामी 16 तारीख को इसकी जो है बारात थाना मडराक क्षेत्र में पहुंचनी थी। लेकिन बारात पहुंचने से पहले ही जो दामाद जो है अपनी सास के साथ फरार हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत जो है लड़की के पिता ने थाने में दर्ज कराई है, तो वहीं लड़के के जो परिजन है उन्होंने भी पूरे मामले की शिकायत जो है दर्ज कराई है। लेकिन फिलहाल दोनों का पता पुलिस नहीं लगा पा रही क्योंकि दोनों के फोन जो है वो बंद आ रहे हैं। हालांकि 6 तारीख की शाम को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो लड़का है, युवक है, उसके साथ लड़की के परिजनों की बातचीत हुई थी, तो उसने साफ तौर पर कहा था कि वह अब महिला के साथ रहेगा और परिजनों को इन दोनों को भूल जाना चाहिए। अब ये दोनों अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। हालांकि जो लड़की के परिजन है उनका कहना है कि जो लड़के की मां है वो अपने साथ तकरीबन 3.5 लाख का कैश और इतनी अमाउंट की ज्वेलरी जो लेकर फरार हो गई है। फिलहाल दोनों पुलिस की पहुंच से बाहर है और दोनों का नंबर जो है वो बंद आ रहा है, लेकिन पुलिस जो है उनके नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया, पूरी छानबीन कर रही है और सीसीटीवी वगैरह जो भी रास्ते में जो चीजें उनसे भी निगरानी की जा रही है। तो फिलहाल ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से, क्योंकि जिस घर में खुशियां आने वाली थी और जिस घर में शादी की शहनाई बजने वाली थी, उसी घर में लड़की की माँ जो है अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई है। जी, बड़ी हास्यास्पद बात भी है, लेकिन बड़ी गंभीर बात भी है। समाज किशोर जा रहा है और अगर सगी माँ थी उस बच्ची की तो अपने आप में और संजीदा बात है। आप नज़र बना रखिए प्रदीप, आगे खबर पर जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर एक 50,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रमोद सिंह देवरिया से गिरफ्तार किए गए हैं। हत्या के मामले में ये बदमाश फरार चल रहा था। एसटीएफ ने देवरिया के बनकटा से इसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। देवरिया से प्रमोद सिंह गिरफ्तार हुए हैं। 50,000 का ये इनामी बदमाश था जिसे गिरफ्तार किया गया था। प्रमोद सिंह देवरिया से एसटीएफ ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हत्या के एक मामले में ये बदमाश फरार चल रहा था। अगली खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। चारधाम यात्रा को लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। 15 लाख से ज़्यादा भक्तों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा को लेकर सरकार की जोरदार तैयारी चल रही है। 30 अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। सचिन हमारे सहयोगी देहरादून से सीधे जुड़ गए हैं। सचिन, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, 30 अप्रैल से जो है चारधाम यात्रा जो है शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जो है अगर सरकार की बात करी जाए तो जिस तरीके से जो है पिछली बार जो है 50 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे थे, इस बार भी उम्मीद की जाएगी कि उससे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। वहीं चारधाम यात्रा की अगर व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो तैयारियां अभी से शुरू कर दी है सरकार ने, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार वहां पर रही, क्योंकि आगे जाके जो बरसात आती है, बरसात के कारण कई दिक्कतों का सामना जो है श्रद्धालु करना पड़ता है। यानी 30 अप्रैल से जो है यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुलेंगे। फिर उसके बाद जो है 2 जो मई होगी केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ जो धाम है उसके कपाट खुलेंगे। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करी जाए तो 60% से ज्यादा जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो श्रद्धालु कर चुके हैं। वहीं अगर ऑफलाइन की बात करी जाए तो 40% रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यात्रा को लेकर जो है सरकार की तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। और साथ ही जो प्रभारी जो अधिकारी हैं चारधाम यात्रा में, उनको भी जो है जिम्मेदारी दे दी गई है। जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही लगातार फीडबैक दिया जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से इस बार जो नई तैयारी है, क्योंकि हर बार की तैयारी क्या कुछ नया होता है, इस बार वो देखने वाला विषय होगा। इस बार सरकार की नई तैयारी क्या है। जिस तरीके से जो डेंजर जोन है, जहाँ पर एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं,
तो जगह जगह जो है जिस तरीके से जो है बैनर्स लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और साथ ही सीसीटीवी कैमरों से जो है जो पुलिस है वो भी नजर रखेगी। तो कहीं ना कहीं बाहर से श्रद्धालु आए ताकि पूर्ण रूप से व्यवस्था उत्तराखंड में मिल सके, इसको लेकर लगातार तैयारी जारी है। और चार धाम यात्रा इस बार उम्मीद की जा सकती है कि अगले बार की तुलना में यात्रा इस बार भी और अच्छी रहेगी, क्योंकि लगातार प्रयास रहता है सरकार का कि चार धाम यात्रा आगे भी और ज्यादा अच्छी हो। और लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है चार धाम यात्रा को लेकर के? मौसम का क्या फोरकास्ट है यात्रा के शुरू होने से पहले अभी? देखिए, भी अगर मौसम की जहाँ तक बात करी जाए, क्योंकि मौसम अभी 3-4 दिन जो है हल्की जो बूंदाबांदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी जाए या मैदानी क्षेत्रों की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। लेकिन अब चारधाम यात्रा के जो यानी 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कतों को जो सामना करना पड़ता है वो जो दिक्कतों को सामना करना पड़ता है लैंडस्लाइडिंग, यानी लैंडस्लाइडिंग जब बरसात के समय जब होता है तो कहीं ना कहीं यात्रा सरकार के द्वारा रोकी जा सकती है। वो इसलिए रोकी जाती है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। वहीं लोगों की अगर बात करी जाए, जो लोकल लोग हैं या व्यापारी हैं उनमें काफी उत्साह है, साथ ही जो है तीर्थ पुरुषों में काफी उत्साह है। लेकिन उत्तराखंड की बैकबोन कहा जाता है या रीढ़ की हड्डी, क्योंकि इससे जो है इकोनॉमी कहीं ना कहीं बढ़ती है उत्तराखंड की। तो चारधाम यात्रा को लेकर जो सरकार की जो तैयारियां हैं पूर्ण से कर ली गई हैं। एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं या आपदा प्रबंधन की हम बात करें, लगातार जैसे पिछले साल भी जो है यात्रा को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे थे, क्योंकि पिछली बार केदारनाथ की हम बात करें तो वहाँ पर एक पुल टूटा था। यानी जब रिवर में जो है यानी नदी में जब मंदाकिनी नदी में जब पानी पड़ता है तो पुल टूट जाता है। तो 15 दिन के अंदर जो है पुल को निर्माण पूरा जो है एसडीआरएफ खंडियार की टीम या सेनाओं के द्वारा कर दिया जाता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यात्रा इस बार भी जो है सरकार पूर्ण रूप से तैयार है यात्रा के लिए। और जो है सुरक्षा, तो वहाँ जहाँ सुरक्षा की बात करी जाए, श्रद्धालु आए और सुरक्षित जो है उत्तराखंड से जाए या अपनी यात्रा करते हैं। तो तैयारी जो है सरकार की लगातार जारी है और लगातार वहाँ पर ठीक है सचिन, ठीक है सचिन, आप नजर बनाए रखिए खबर पर। आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।